स्वाद सूखी रोटी का। सुनो कल्पना, वो जो कल गोंद के लड्डू बनाए थे ना, उसे पूरा रख देना सूटकेस में। भावना को इसकी अभी सख्त ज़रूरत है। मुझे तो पता ही है तुम्हारी चटोरी आदत, कुछ न कुछ रख ही लोगी। आशा जी ने अपनी बड़ी बहू कल्पना से कहा। आशा जी ये सब कह ही रही होती है कि तभी बाहर दरवाजे से आवाज़ आई, अरे आशा बहन, घर पर हो या नहीं? आशा जी अंदर से आते हुए बोली, हाँ रेखा बहन, घर पर ही हूँ, आती हूँ। रेखा जी, सुना है तुम अपनी छोटी बहू, बेटे और पोते के पास जा रही हो, तो कितने दिनों तक रहने का इरादा है? आशा जी, कितने दिनों तक? मैं तो अब वहीं रहने का सोच रही हूँ। अब बुढ़ापे में इंसान को क्या चाहिए? पोते के साथ खेलते हुए बीते। छोटी बहू की वजह से पोते का मुंह तो दिख गया, वरना बड़ी का तो तुम्हें पता ही है। 2 लड़कियां जनकर मानो खजाना ही पा लिया। कितनी बार कहा है एक बेटा कर ले, पर हर बार आदित्य की कमाई का बहाना बनाकर इस बात को टाल देती है और घर में कमी अलग से लगी रहती है। अपनी दवाई का भी छोटे बेटे अनुज को ही बोलती हूँ। इनके तो अपने ही खर्च पूरे नहीं होते, मेरी क्या ही पूरी करेंगे। इसलिए सोचा अब अनुज के पास ही रहूं, और भावना को भी अभी मेरी ज़रूरत है। अभी तो उसकी माँ है उसके पास, पर वो भी बेटी के घर कब तक रहेंगी? रेखा जी, हाँ हाँ सही है तुम्हारा। सुना है अनुज बड़ा अच्छा कमाता है। आशा जी, हाँ तो बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है। कार, खुद का फ्लैट सब कर लिया है इस उम्र में मेरे बच्चे ने। और एक आदित्य है, पता नहीं ऐसा कौन सा काम करता है जहाँ पूरा पूरा दिन खटने के बाद भी अपने घर के खर्च उठाए नहीं जाते। मुझे तो अनुज हमेशा से ही कहता है कि उसके पास चली जाओ, पर मेरी ही मत मारी गई थी। ये सब वहीं दूर खड़ी कल्पना भी सुन लेती है और वो मन ही मन सोचती है, क्या एक माँ भी ऐसी बातें कर सकती है? अपने ही बेटों को उनकी कमाई के तराजू पर तोल सकती है? पर वो इस बात को यहीं दबा देती है। वो नहीं चाहती थी कि ये सारी बातें आदित्य को पता कर उनको दुखी करे। अगले दिन ही आशा जी की ट्रेन थी अनुज के वहाँ जाने के लिए। अनुज ने एसी फर्स्ट क्लास की टिकट करवाई थी अपनी माँ के लिए। आशा जी को स्टेशन छोड़ने सभी जाते हैं, जहाँ वो ट्रेन में चढ़ती हुई कल्पना और आदित्य को कहती है, देख तेरे भाई को कितनी परवाह है मेरी। इतनी गर्मी में मुझे परेशानी ना हो इसलिए एसी फर्स्ट क्लास का टिकट करवाया, और वहाँ स्टेशन पर अपनी माँ को कार से भी लेने आएगा। चलो बुढ़ापे का असली मज़ा लेने का शायद वक्त आ गया है। ये भले ही कुछ शब्द उनके ज़ुबान से निकली थी, पर किसी तीर की तरह आदित्य और कल्पना के दिल को भेद कर गई। पर उन दोनों ने खुशी खुशी आशा जी को विदा किया और वापस घर आ गए। वहाँ अगले दिन आशा जी अनुज के शहर पहुँची। स्टेशन पर उतरकर उन्होंने अनुज को चहकते हुए फ़ोन किया और कहा, कहाँ है बेटा तू? मैं तो पहुँच गई। अनुज, माँ आप एक काम करो, एक टैक्सी लेकर मेरे बताए पते पर आ जाओ, या फिर टैक्सी वाले को ही फ़ोन पकड़ा देना, मैं उसे ही पता बता दूँगा। आशा जी, बेटा तू नहीं आया? ये कैसी बातें कर रहा है? इस शहर में मैं पहली बार आई हूँ और तू ऐसे ही किसी टैक्सी वाले के भरोसे मुझे छोड़ रहा है। तुझे तो पता ही था ना कि मैं आज आने वाली हूँ, फिर तू क्यों नहीं आया मुझे लेने? अनुज, माँ मैं यहाँ कोई खाली नहीं बैठा हूँ, काम आ गया अचानक इसलिए आ नहीं पाया। अब आप मेरा टाइम बर्बाद ना करके घर आ जाओ। ये कहकर अनुज फ़ोन रख देता है। इधर आशा जी बेचारी पसीने से तरबतर, कभी प्लेटफॉर्म से बाहर निकलने का रास्ता पूछती
तो कभी अपने सामान को लेकर थक कर बैठ जाती। खैर, किसी तरह वो प्लेटफॉर्म से निकलकर टैक्सी स्टैंड तक पूछते पूछते पहुंची। फिर अनुज को कॉल कर ड्राइवर को थमाया। अनुज ने ड्राइवर को घर का पता बताया और तुरंत ही फ़ोन रख दिया। अनुज के फ़ोन रखते ही ड्राइवर ने बोला, आंटी, पता तो काफ़ी दूर है, 600 रुपये लगेंगे। अनुज ने ड्राइवर से बात कर तुरंत फ़ोन रख दिया। उसने इतना भी ज़रूरी नहीं समझा कि एक बार माँ से उनकी हालत ही पूछ ले। उधर से निकलते वक्त आदित्य ने कुछ पैसे दिए थे और कहा था रास्ते में ज़रूरत पड़ सकती है। तब आशा जी ने कहा था, थोड़े पैसे हैं मेरे पास, बाकी अनुज देख लेगा। पर फिर भी आदित्य की ज़िद पर वो रख लेती है और आज उसे वो काम आ गया। आशा जी फिर अनुज के घर पहुंची। सोसाइटी के दरबान से अनुज का घर का पता पूछकर ये पता चला कि वो 8वीं मंजिल पर रहता है और लिफ्ट के ज़रिए जाना पड़ेगा। उसने फिर अनुज को फ़ोन किया, बेटा, मैं तेरे फ्लैट के नीचे खड़ी हूँ, पर दरबान कहता है लिफ्ट से जाना पड़ेगा। बेटा, बहू को कहना कि नीचे आए, मुझे कहाँ चलाना आता है ये लिफ्ट विफ्ट। अनुज, ओहो माँ, कितना परेशान करती हो, दरबान को फ़ोन दो ज़रा। आशा जी घबराते हुए फ़ोन दरबान को देती है। अनुज दरबान को आशा जी को उसके फ्लैट तक छोड़कर आने को कहता है और फिर आशा जी अंततः इतनी परेशानियों का सामना करते हुए अनुज के घर पहुंच जाती है। उन्हें देखते ही भावना उनके पैर छूकर अंदर बिठाती है। फिर अंदर से भावना की माँ भी आकर वहीं बैठ जाती है। आशा जी को पानी देने के बाद भावना आशा जी से पूछती है, मम्मी जी, यहाँ आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? उनको ज़रूरी काम आ गया था, इसलिए जा नहीं पाए। आशा जी, हाँ, थोड़ी परेशानी तो हुई। वो क्या है ना, नया शहर है। वैसे मेरा लड्डू किधर है? अरे, उसके लिए तो ऐसी कई परेशानियाँ हंसकर सह सकती हूँ मैं। भावना, लेकर आओ ना उसे। भावना, मम्मी जी, आप पहले ज़रा नहा धो लीजिए, आर्यन सो रहा है, तब तक वो भी उठ जाएगा। अब तो उसे आपके साथ ही रहना है, देख लीजिएगा जी भरकर। तब अगले दिन भावना की माँ चली जाती है तो आशा जी देखती है अनुज ही उन्हें स्टेशन छोड़ने गया। उनके सारे सामान को खुद ही कार की डिक्की में डाल रहा है। यहाँ माँ से एक बार भी नहीं पूछा, माँ कैसी रही आपकी यात्रा? यहाँ ना आने पर कोई अफसोस ही जताया। ये सब देखकर आशा जी को काफ़ी बुरा लगा, पर उन्हें कहाँ पता था कि आगे और क्या क्या होने वाला था। भावना और अनुज आर्यन को आशा जी के भरोसे छोड़ कभी फिल्म देखने तो कभी घूमने चले जाते थे। पहले कुछ दिन तो भावना उनके लिए खाना भी बनाती थी। धीरे धीरे ये काम भी आशा जी के नाम हो गया। ना अनुज के पास न भावना के पास समय था आशा जी के साथ समय बिताने का। कभी जो आर्यन को संभालने में कोई काम नहीं कर पाती तो उन्हें ताने दिए जाते। जो खाना बनाने में आर्यन को संभालने में कोई चूक हो जाती तो उसे भी ताने मिलते। एक दिन की बात है, अनुज ने कहा, माँ, हम शादी पर जा रहे हैं तो आप अपना खाना बना लेना और आर्यन का भी ध्यान रखना। आशा जी, बेटा, जब से यहाँ आई हूँ मैं बस इसी 4 दीवारी में कैद हूँ। हमें भी ले चलना शादी पर, मैं आर्यन को वहाँ संभाली रहूँगी, इससे हमारा भी मन बहल जाएगा। भावना, देखा, मैं ना कहती थी ये यहाँ ऐश करने आई है। भैया के पास तो न ढंग का खाना है न ढंग का पहनावा मिलता था, इसलिए सोचा यहाँ सब मिलेगा, अब इनको बाहर का खाना है। तो अब वो सीधे सीधे कह नहीं पा रही थी तो बाहर टहलने का बहाना ही बना रही है। मम्मी जी, आज आपको एक बात साफ साफ बता देती हूँ कि आपको यहाँ आर्यन के लिए बुलाया है, क्योंकि मेरी मम्मी को जाना था। तो आप यहाँ अपना काम कीजिए और चुपचाप रहिए। अनुज, और माँ, आपके खर्च कुछ कम नहीं है तो ये सब फ्री में थोड़े ही ना होता है। सोचिए कि आपका उन्हीं खर्चों का ये हिसाब है आर्यन का देखभाल करना। अनुज और भावना की बातें सुनकर आशा जी के आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो अपने किए हुए हर एक शब्दों के प्रहार
जो उन्होंने आदित्य और कल्पना पर किया था याद करके पछताने लगी। शायद ये उसी का फल था। अपने हीरे जैसे बेटे को छोड़कर उन्होंने सबसे बड़ी गलती की थी। आदित्य भले ही कम कमाता था पर अपनी माँ को प्यार और सम्मान देने में कोई कमी नहीं करता था। पर फिर भी मैंने पैसे की तराजू में उसे तोला। उन्होंने फिर आदित्य को फ़ोन कर कहा, बेटा अपनी माँ को माफ़ कर दे और एक जनरल डब्बे का ही टिकट करा दे मेरे लिए। मैं अब यहाँ एक पल भी नहीं रहना चाहती। ये कहकर उन्होंने रोते रोते सारी बातें बता दी और कहा, बेटा अपमान की बिरयानी रोज़ खाने से अच्छा है सम्मान की सूखी रोटी ही खाई जाए। अगले दिन अपना बैग लिए जब आशा जी निकल रही थी तब अनुज और भावना उनसे पूछते हैं, कहाँ जा रही हो आप? आशा जी, बेटा आई तो थी यहाँ पोते के साथ अपना बुढ़ापा बिताने, पर यहाँ आकर पता चला कि उसकी दादी को नहीं उसकी आया को बुलाया गया था, इसलिए अब मैं वहीं वापस जा रही हूँ जहाँ मेरा बेटा बहू और पोतियाँ रहती है, कोई मालिक नहीं। अनुज, हाँ हाँ जाओ, वैसे भी आपका यहाँ मुझे पता था, जब आपका यहाँ पर काम नहीं होगा आपके मन के मुताबिक तो आप यहाँ रहोगी भी नहीं। पर एक बात सुन लो, जितना सुख आपको यहाँ मिलता ना वो भैया कभी नहीं दे सकते, बस बदले में करना ही क्या था, आर्यन की देखभाल। भावना, ये आप क्या बातें कर रहे हो, ये तो बस फ्री में ऐश करने आई थी। आशा जी, हाँ सही कहा, और मुझे यहाँ आकर ही पता चला कि मैंने अपने लिए कोई नौकरी कर ली है जिनके तानाशाह मालिक तुम दोनों हो, पर मैं तो यहाँ अपना परिवार समझकर आई थी। और फिर आशा जी लिफ्ट से खुद ही नीचे गई और खुद ही टैक्सी दरवान से बुलवाकर पहुँच गई स्टेशन, और वहाँ से अपने शहर के स्टेशन जहाँ उनका बड़ा बेटा और बहू उनके राह तक रहे थे। शायद आज उन्हें समझ आ गया था कि भले ही पैसा सारी ज़िंदगी खरीद ले पर प्यार, सम्मान और परिवार नहीं खरीद सकता। दोस्तों, इस कहानी में ये संदेश देना चाहती हूँ कि कभी कभी हमारे बड़े भी गलत चीज़ों का साथ देते हैं, पर उनसे बहस कर हम उन्हें कभी नहीं समझा सकते, तो बेहतर है हम उन्हें चलने वाले हालातों के अनुसार छोड़ दें। फिर जो वो सीखेंगे शायद वो आपके बार बार चीखने पर भी ना सीख पाएँ, क्योंकि उन्हें लगता है वो बड़े हैं और उन्हें हर चीज़ का ज्ञान है। छोटों से सीखने पर उनके मान को भी तो ठेस पहुंचती है ना। धन्यवाद। रोनिता।